दोस्तों आपका आज 11 दिसंबर को कक्षा 12वीं का इंग्लिश सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा था, इसलिए पहले ही दोस्तों मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। तो उसकी वीडियो जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही इंपॉर्टेंट पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इंपॉर्टेंट लेटर, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब टॉपिक भी इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं। तो आपको दोस्तों वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको क्या है सभी वीडियो की क्या है लिंक मिल जाएगी, तो जाकर क्रम से देख लीजिएगा। आप लोग लगातार क्या है डू एज डायरेक्टेड के लिए, तो इस वीडियो में दोस्तों हम डू एज डायरेक्टेड देखेंगे, साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फिले इन द ब्लैंक्स देखने वाले हैं। और साथ ही इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपके स्ट्रक्ट कवर कर दूंगा, आपकी फ्लेमिंगो, पोर्स, पोएट्री और आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है विस्टास के भी स्ट्रक्ट हम देख लेंगे। चलिए स्टार्ट कर ले। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्ट बता दूंगा। स्ट्रक्ट भी दोस्तों आपके क्या है, आपके स्ट्रक्ट अगर बात करते हैं तो फ्लेमिंगो के पोर्स से दोस्तों आपका 5 नंबर का स्ट्रक्ट आता है। इसी प्रकार से पोएट्री से दोस्तों आपका 3 नंबर का स्ट्रक्ट आता है और विस्टास से दोस्तों आपका 4 नंबर का स्ट्रक्ट आता है। ओके, तो स्ट्रक्ट और टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ और कैसे क्या आपको पेपर में करना है, आपको जिससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको क्या है डू एज डायरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करा दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्ट देख लेते हैं पोर्स से फ्लेमिंगो की। ओके, मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ किस टाइप के आपके आने हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे आसानी से बन जाएगा पेपर में। जैसे देख लेते हैं स्ट्रक्ट इस प्रकार से आपका रहने वाला है। फ्लेमिंगो के पोर्स से हम देख रहे हैं 5 नंबर का आपके पेपर में एक आने वाला है। ये हमको पूरा इस प्रकार से दिया जाएगा और हमको फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, इस प्रकार से, और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, बस आपको पढ़कर इससे उत्तर देना है। एक दो आपके पास इसमें 5 रहते हैं, जिसमें आपके 3 से 4 तो आसान रहेंगे, एक आपका डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें मीनिंग, सिनोनिम्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। ओके, देख लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है, जैसे हमने पढ़ा इसको कि आई समथिंग फाइंड अ रुपीज एवन 10 रुपीज नोट साहेब से। तो ये हम जैसी पढ़ा साहेब है और रुपी की बात हो रही है। ओके, तो हम समझ जाते हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर से ये लिया गया है स्ट्रक्ट। ओके, तो ये हमारा क्या है साहेब की इसमें पूरी बात हो रही है। तो क्रम से हमें क्या है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उससे हमको क्या है आंसर छांटते जाना है। ओके, ऐसा नहीं करना, पूरा आपको पढ़ना है, फिर समझना है, अर्थ निकालना है, उसके बाद आंसर क्वेश्चन आपको करना है। डायरेक्ट आप क्या है क्वेश्चन पढ़िए, बस पता लगा जी किस चैप्टर से आपका लिया गया है। तो आपको व्हाट डज द स्क्रीनिंग मीनिंग, अब तो ये तो आपको इसका मतलब क्या हुआ है, तो इसमें इसका मतलब सभी होता है, सर्चिंग करना, लुकिंग करना, सीइंग करना, मतलब ये देखने से संबंधित। ओके, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इस प्रकार से हमारा आता है विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज। तो आपका ये पैराडॉक्स के लिए हुआ है। ओके, तो अब ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपकी इंग्लिश नॉलेज पे डिपेंड करता है। बाकी फिर जो आपके रहते हैं 3 से 4, अगर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके 5 हैं, 5 नंबर का आना है, तो अगर आपके कम से कम 3 तो आपसे यहाँ से नंबर यहाँ से पक्के कर ही लेंगे क्योंकि 3 आपके इजी रहने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं है ये अपना व्हाट वर द 2 यंग मैन प्लेइंग। जो 2 व्यक्ति वो क्या खेल रहे थे, तो टेनिस खेल रहे थे। जैसे अगर हमने इस चैप्टर अगर आपने समझा होगा तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं, लेकिन नहीं पता चलता है तो फिर आप क्या है इसको पढ़कर आप देख सकते हैं। ओके, तो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं प्लेइंग टेनिस, टेनिस की बात हो रही है, तो कि आपका 2 यंग मैन ड्रेस्ड वाइट प्लेइंग टेनिस। ओके, तो टेनिस यहाँ इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको छांटकर उत्तर देना पड़ता है। फॉर द चिल्ड्रन इट वंडर्स, इसको फिल इन अब ब्लैंक्स, ये बिल्कुल आसान रहता है। आपको ये वाली लाइन देखना है और उसमें जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। तो फॉर द चिल्ड्रन इट इज, ये वाली लाइन देखिए, तो यहाँ की ये लाइन दी हुई है फॉर द चिल्ड्रन इट इज, तो यहाँ आपका ये आपका हो जाएगा ब्रेपिड। ओके, तो ये आपको आंसर यहाँ भर देना है इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट है आई लाइक द गेम ही हम्स, अब यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। तो ये वाली आप लाइन आपको देखनी है, तो आपको ये लाइन दी है आई लाइक द गेम ही हम्स, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो कॉन्टेक्ट है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको भर देना है यहाँ। इस प्रकार से आपको है छांट कर इसके उत्तर देना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों हम एक्सट्रैक्ट से समझ लेते हैं। अब जैसे हम इसको थोड़ा सा बस आपको पढ़ लेना है कि इसमें किस चैप्टर से लिया गया है। तो जैसे हमने यहाँ देख लेते हैं, तो आई वॉज 10 या 11 ईयर ओल्ड डिसाइड लर्न स्विमिंग YMCA स्विमिंग पूल। जैसे हमने पढ़ा कि इसमें क्या है स्विमिंग वाली पूल की बात हो रही है, मतलब ये हमारे जो चैप्टर 3 है ओके डी वाटर, इससे लिया गया है। बस इतना बस हमें समझ लेना है, बस अब क्वेश्चन आंसर को आपको सॉल्व करना है। हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, मतलब इसके नरेटर मतलब होता है कि लेखक कौन है, तो विलियम डॉगलस है। इसमें अब विलियम डॉगलस अपने बारे में बताते हैं, तो विलियम डॉगलस हो जाता है। ओके, राइट आंसर। तो आपको दोस्तों क्या करना है, जितने भी आपके चैप्टर हैं, अभी 5 चैप्टर आपके आने तक, सबके चैप्टर के राइटर कौन है वो नाम याद कर लीजिए, राइटर नेम याद कर लीजिएगा। इसी बार से आपको पोएट्री में भी जो पोएट है उनके नेम आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ये आपकी इस प्रकार से इसका मीनिंग पूछी जा रही है। तो अभी ये तो आपके नॉलेज पर थोड़ा डिपेंड करता है। ओके, तो एक दो मैं क्या बता रहा हूँ, एक दो आपको डिफिकल्ट रहती है, बाकी इसके आपके इजी रहते हैं। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, जो रिवर का नेम क्या था, तो यामिनी। इसका देखिए आपका याकीमा दिया हुआ है, याकीमा ये लिखा हुआ है, YMCA पूल इन याकीमा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ओके, वेयर वाज द पूल, पूल कहाँ था, तो एट YMCA
सीए इन यामिका, आपका लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको छाड़ना पड़ता है। गिव द एंटोनेम्स ऑफ हेट, आपको एंटोनेम बताना है हेट का, तो हेट का लब हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ईजी रहा इस प्रकार से। तो हमने भी इस बार देखा कि 5 में से एक डिफिकल्ट था। तो बस मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप पूरा भी नहीं बता 5 में कम से कम 4 नंबर यहाँ से आप पक्के कर लीजिए, ओके। और वो भी आपको क्या है टिक लगा के छांट कर आपको बता देना है। आगे दोस्तों इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, ओके। अब इसे हमने पढ़ा व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी जी इन 1942, तो हमने देख लिया गांधी जी की बात हो रही थी, मतलब ये हमारा इंडिगो वाले चैप्टर से लिया गया है, ओके। बस इसमें देख लेते हैं हु इज आई इन एबो एक्सेट, आई किसके लिए है। अब आई जो शब्द यूज होता है वो हमेशा लेखक अपने लिए करता है, राइटर अपने लिए करता है। तो अब इंडिगो वाले चैप्टर के राइटर आपको पता होना चाहिए, तो इससे लुइस फीचर्स इसका राइट आंसर हो जाता है, मतलब ये लेखक है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो 5 चैप्टर है सभी के आप राइटर अभी याद कर लीजिए, ओके। फिर है नरेटर विजिट इन गांधी जी इन, तो ये किस सन में, तो यहाँ हमने देखा 1942 की बात हो रही, तो राइट आंसर 1942 हो जाएगा, ओके। फिर इसका आपको है द वर्ड ऑफ प्रीसेंट मीन्स, प्रीसेंट यानी किसान का मतलब होता है, तो फार्मर भी होता है, ब्लेजर भी होता है, एग्रीकल्चरिस्ट, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, तो ये सिंपल है, ओके। देयर वर्ड डेटेस आपका हो जाएगा डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, तो इसमें हमें देख लेता है ये क्या कितने, ये फिल इन द बैलेंस वाला देख लेना हमें, तो यहाँ आपका दिया हुआ देयर वर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 2301, ओके। तो आपको फिल इन द बैलेंस कर देना है। राजकुमार शुक्ला वास फ्रॉम मतलब कहाँ से था, तो कहाँ चंपारण से था, सिंपल हो जाता है। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए मैं आप दे रहा हूँ आपको, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। इसका अपने से आपको आंसर निकालना है कि हाँ मुझसे बन रहा है, बाकी आंसर तो इसमें दिए ही हुए हैं, ओके। प्रैक्टिस हमने से कर लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ले लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी दोस्तों आप क्या है क्लास 12 की आप फाइनल एग्जाम तक प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग आसाडी क्लासेस के क्लास 12 के क्या है इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए प्रॉपर रूप से, इसी प्रकार से एकदम परफेक्ट आपको टाइम मटेरियल मिलेगा, मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स भी रहेंगे, टाइम मटेरियल भी, जिससे आप क्या प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारे ये जैसे फ्रेंच हमने पढ़ा, तो हम लेसन पढ़ा तो समझ गए कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इससे हमारा ये क्या है स्टैक लिया हो गया है, ओके। इसकी इस बार से अब तक दिया हुआ है, अब आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, ओके। ये इसके आपको प्रैक्टिस कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आपको क्या है पोर्ट्स के कुछ आपको 4 से 5 क्या प्रैक्टिस करा दिया है। हम पोएट्री के देख लेते हैं स्ट्रैक्ट। तो अब दोस्तों हम क्या है अब देखेंगे स्ट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, पोएट्री वाले फ्लेमिंगो पोएट्री से आपका 3 नंबर के स्ट्रैक्ट आता है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे पहले ही हमने देखा व्हाट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, जैसे हमने ये लाइन पढ़ती है लेट विंटर मून, तो ये सब हमारा जो पहला वाला है माई मदर एट 66 इससे लिया गया है, ओके। बस हमें अब देखा नेम द पोएट, पोएट का नाम क्या है, तो अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लिया गया, तो हमने देखा माई मदर एट 66। फिर आपको पता होना चाहिए कि माई मदर एट 66 की पोएट कौन है, तो कमला दास, ओके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है पोर्ट्स और पोएट्री के जितने भी आपके चैप्टर आने हैं उनके आपको क्या राइटर के नाम जरूर तैयार कर लीजिएगा, ओके। पोएट्री से पोएट के नाम और आपके चैप्टर से राइटर के नाम तैयार करके रखिएगा, इस प्रकार से क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर रूप में बन के आता है, ओके। तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ये आपका दिया हुआ है, ओके। पढ़ते जाइएगा और समझते जाइएगा। जैसे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज अ लेट विंटर मून, इसमें भी देखिए लेट विंटर मून यानी किसके, इसमें भी भाई आपके माई मदर एट 66 से लिया गया है। पहला है कि हाउ डिड द मदर्स फेस लुक, माता जी का चेहरा किस प्रकार से दिख रहा था, एज लेट विंटर मून दिख रहा था, ओके। तो लेखिका ने अपनी माता जी के फेस को लेट विंटर मून क्यों कहा गया, क्यों तुलना की है, क्वेश्चन आंसर में आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है व्हाट द पोएट डू एट लास्ट, तो आंसर आपको लिख देना सी स्माइल्ड, केवल वो हंसी, ओके। फिर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है कि पहले का इसमें मीनिंग क्या हो जाता है, तो आपका ट्राइड हो जाता है, ओके। फिर इस प्रकार से आपका थिंक ऑफ ब्यूटी वाले चैप्टर से दिया हुआ है, ओके। तो आप देख सकते हैं, अब तो सबसे पहले पूछा जाता है नेम द पोएम ऑफ द पोएट, ओके। तो आपको पोएम का ऑफ द पोएट, तो आपको पोएम और पोएट का दोनों का नाम बताना है। तो हमने जैसे देखा आई थिंक ऑफ ब्यूटी, तो ये किससे लिया गया, आई थिंक ऑफ ब्यूटी से लिया गया, पोएट कौन से, जॉन कीट्स, ओके। तो ये भी याद करते जाइएगा कि आई थिंक ऑफ ब्यूटी के जो राइटर है वो जॉन कीट्स हैं, ओके। माई मदर एट 66 से लिखा है वो कमला दास ने लिखा हुआ, ओके। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, भैया मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप स्वयं इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे एक और दिया हुआ है, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ओके। तो अब आपको ये स्वयं प्रैक्टिस करना है, मैंने 1 से 2 आपको समझा दिया है, फिर आप इसको बढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या है विस्टार से देख लेते हैं, ये इससे आपका क्या है 4 नंबर का आता है स्टैक्ट, ओके। तो हम प्रैक्टिस इसकी भी कर लेते हैं 1-2। तो ये हमारा स्टैक्ट जैसे पहले दिया हुआ है, तो हमने इसमें देखा यार टाइगर किंग की बात हो रही है, मतलब ये हमारे पहले चैप्टर से लिया गया है, ओके। ये हमारे आपका इसमें जो सेकंड चैप्टर आपका टाइगर किंग वाला चैप्टर से लिया गया, ओके। तो जैसे देखा फ्रॉम विच लेसन हैज स्टैक्ट बीन टेकन, मतलब ये स्टैक्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो हमारे टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया है। तो दशरथ वाज द फादर ऑफ राम के पिता दशरथ थे, ओके। सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ मीनिंग पूछी, इसकी मीनिंग वर्ड क्या है, तो अभी आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, ओके। मीनिंग इसका है, इसका मीनिंग आपकी पूछी जा रही है, ओके।
तो इसमें अब जैसे 2 डिफिकल्ट आ गए हैं, 2 इजी हैं। ओके, इसी प्रकार से किसी में आपके 3 इजी हो जाएंगे, 1 डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, 1 से 2 आपको डिफिकल्ट रहेंगे। ग्रामर से टॉपिक कई बार हो सकता है आपको ग्रामर वाला बन भी जाए। ओके, आप नेक्स्ट हमारा सदाव हैड टेकन हिज इनटू, ये मतलब ये हमारा डॉक्टर सदाव वाले चैप्टर से दिया गया है। तो इसे भी अब देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है फ्रॉम दिस लेसन हैज एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, ये जो एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया, तो द एनेमी वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, द एनेमी वाले चैप्टर से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द चीफ कर सदाव फादर, सो एजुकेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सदाव वाज सेंट एट डेडेस टू अमेरिका, फिल इन द ब्लैंक्स करना, यानी आपको इसी लाइन आपको दी होगी। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, ये आपका दिया है 22। ओके, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये लिख देना है 22। नेक्स्ट हमारा सदाव हैड बिकम फेमस नॉट ओनली सर्जर बट एज अ साइंटिस्ट, सदाव जो डॉक्टर सदाव थे वो एक सर्जर तो थे, साथ ही एक साइंटिस्ट भी थे। ओके, ये आपका बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट कर ली। फिर आगे नेक्स्ट वाला चैप्टर का है। ओके, तो बस 2 मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पेपर में किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट आएंगे, आपकी फ्लेमिंगो रिपोर्ट से, पोएटिव्स और विस्टार से। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स बताने वाला हूं जो अक्सर आपके रिपीट होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये आपके टॉपिक है जो एक दिन का नहीं है, एक कुछ मिनटों का नहीं है कि मैं आपको क्या है सभी बता सकूंगे, लेकिन मैं आपको क्या है सभी प्रकार के बताने का प्रयास करूंगा ट्रिक के माध्यम से, जिससे हम क्या है शॉर्ट में पता लगा सके कि हाँ इसमें क्या लगने वाला है, क्या नहीं लगने वाला है। ओके, तो कैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे मैं आपको शॉर्ट में समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। देख लेते दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द में पहला हमारा रुस्तम इज डेडरेस यंग पारसी। ओके, तो यहाँ में जिस भी फिल इन द ब्लैंक्स में ए अंदा का प्रयोग यहाँ करना है, तो जहां भी हमें ए अंदा का प्रयोग करना है उसके हम आगे वाला देखेंगे शब्द। तो ये इसी का पढ़ेंगे यंग पढ़ेंगे। ओके, तो यंग लिखेंगे, इसमें या लिखेंगे पहले। ओके, यंग इस प्रकार से ये ए या आ रहा, इसलिए हमारे इसमें ए हो जाएगा। ओके, अगर पढ़ते हैं हम किसी अक्षर को पढ़ने में, ओके पढ़ने में अगर हमारा क्या है आ से लेकर आ तक आ रहा, ओके आ तक आ रहा तो हमारा एन का प्रयोग करना है। पढ़ने में का से लेकर तक आ रहा तो हमारा ए का प्रयोग करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दा का प्रयोग कब करते हैं, जो भी आपका इकलौती चीज हो, पॉपुलर चीज हो, यूनिक चीज हो, इसमें हम क्या है दा का प्रयोग करते हैं। चलो हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो हम यंग पढ़ेंगे, यंग में या का उच्चारण होगा, या यज्ञ का। ओके, इसलिए ए आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइक्लोन इज, तो अब यहाँ आपका है आइसलैंड, इसे आइसलैंड पढ़ेंगे, आ का उच्चारण होगा, आ का उच्चारण होगा, इसलिए ए एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। जितनी के मैं आपको बताते जाऊंगा टॉपिक, सभी टॉपिक कवर कराऊंगा, तो शॉर्ट में बता जाऊंगा ताकि आप होने वाले आज के पेपर में प्रॉपर रूप से अच्छे से कर पाए। ओके, ही इज डेडरेस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यूनिवर्सिटी लिखा हुआ, ओके कैसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स लिखेंगे तो यू या यज्ञ का इसमें भी उच्चारण हो रहा है। यूनिवर्सिटी जब लिखेंगे हिंदी में लिखना, ओके तो या यज्ञ उच्चारण होगा, इसलिए ए इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट दिस इज डेडरेस रोटन एग। अब इसे पढ़ेंगे हम तो क्या उच्चारण होगा रोटन, रोटन रस्सी का रोटन। ओके, रस्सी का यानी ए का से लेकर ज्ञा तक आता है ना रस्सी का। ओके, ए आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है राम इज डेडरेस एनसीसी कैडेट। तो एनसीसी है, तो एनसीसी में क्या एन को पढ़ेंगे एन, ए एडी का आ रहा। ओके, क्या लिखेंगे एनसीसी, एनसीसी इसको क्या लिखेंगे एनसीसी। ओके, तो ये पहले वाले से अच्छा, तो ए एन का उच्चारण होना, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा एन आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा देयर आर डेडरेस पिक्चर इन दिस बुक। तो अब इसमें आपको क्या है सम एनी का प्रयोग करना है, सम एनी का प्रयोग हो जाएगा। तो आपका जो सिंपल जो इसको अगर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, देखिए रूल तो बहुत सारे हैं। ओके, बहुत सारे इसमें अब बात भी एक्सेप्शन भी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आप क्या है जो सिंपल वाले हैं आप उन्हें सम एनी का आसानी से उपयोग कर सकें। तो जो आपके साधारण वाक्य होते हैं, वो सिंपल वाक्य होते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। ओके, अगर आपका वो इंटरोगेटिव है या नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो फिर आपका एनी का प्रयोग हो जाता है। ओके, तो देख लेते हैं, ये आपका सिंपल है देयर आर पिक्चर इन दिस बुक, तो हो जाएगा आपका सम का प्रयोग हुए। साथ ही जो अगर निवेदन करते हैं तब भी आप हम क्या है सम का प्रयोग करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी सम एनी प्रयोग पहचानते समय। ओके, प्लीज गिव मी डेडरेस वाटर। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, जस्ट अभी बताया कि जब हम निवेदन करते हैं किसी से प्लीज गिव मी वाटर, तो अब इसमें हम सम का प्रयोग करेंगे। ओके, क्योंकि हमने यहाँ निवेदन किया है। कुछ लाइनें आपको फैक्ट याद रखने जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या है पहचान पाएंगे। डिड यू डेडरेस वेयर लास्ट नाइट। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, एनी का प्रयोग कब करते हैं, जब नेगेटिव वाला सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव वाली सेंटेंस हो। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क लगा हो, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। डिड यू आए, जैसे हेल्पिंग वर्ब आगे है क्वेश्चन मार्क लगा, यानी ये हमारा क्या है इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस, यानी इसमें एनी का प्रयोग हो जाएगा। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक 100% लागू नहीं होती, लेकिन आपका 90% आप मान के चले कि आपकी हो जाती है। ओके,
क्योंकि अब ये आपका ये प्रॉपर मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो ये आपका 80 से 90% काम कर जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। टेल मी इफ यू हैव डाउट। अब देखिए इसमें भी आपका इंट्रोगेटिव बना है, इफ यू हैव डाउट, तो इसमें आपका हो जाएगा एनी। ओके, नेक्स्ट है कालिदास हैज रिटर्न प्लीज। तो अब इसमें मैच मैनी का प्रयोग करना है, तो इसमें हो जाएगा आपका मैनी आएगा। मच का प्रयोग कब करते हैं हम? लिक्विड वाली चीजें में करते हैं। ओके, तरल में। मैनी का प्रयोग करते हैं हम जिन्हें हम नॉर्मल तरीके से गिन सकते हैं। ओके, और मतलब अपन अपनी भाषा में कहें तो काउंटेबल अनकाउंटेबल में। ओके, तो काउंटेबल में हम करते हैं मैनी का, अनकाउंटेबल में मच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सी हैज चिल्ड्रन। अब यहाँ चिल्ड्रन की बात हो रही है तो चिल्ड्रन को हम गिन सकते हैं। ओके, काउंट कर सकते हो तो मैनी आ जाना चाहिए। यू डिड नॉट मेक डेडेस्टी, तो यहाँ आपका मच आएगा क्योंकि टी क्या लिक्विड है इस प्रकार से। ओके, अनकाउंटेबल में आएगा इसलिए आपका मच आ जाएगा। सी हैज नॉट गॉट डेडेस्ट टाइम, तो यहाँ मच टाइम आपका आ जाएगा। ओके, आगे देख ले, आगे नेक्स्ट हमारा ही हैज डेडेस्ट मनी सो ही कैन नॉट बाय एनी बुक्स। इसमें लिटिल लिटिल द लिटिल का प्रयोग करना है, लिटिल इसमें आ जाएगा। ही हैज लिटिल मनी सो ही कैन नॉट बाय एनी बुक्स। नेक्स्ट है डेडेस्ट बुक इज गुड टू रीड। ईच एफडी का प्रयोग करना है। पढ़ने में लगता है कि यार दोनों प्रयोग हो, ईज और एफडी का एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन इसके बहुत सारे रूल हैं, लेकिन आप इस प्रकार से भी समझ कर चल सकते हैं। ईज का प्रयोग करता हम करेंगे जब हमें संपूर्णता की बात होती है, संपूर्णता का बोध हो हमें। ओके, जहाँ लगता है कि यहाँ पूरी चीज की बात हो रही है तो ईज का प्रयोग करना है। एफडी का प्रयोग तब करेंगे जब हम कहें किसी को संख्यात्मक बताएंगे। ओके, प्रत्येक की बात करते हैं। जैसे बुक इज गुड टू रीड, बुक है पढ़ने के लिए अच्छी है, तो पूरी संपूर्ण बुक की बात हो रही है, संपूर्ण बुक की बात हो रही है तो हमारे यहाँ ईज का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है बुक हैज 80 पेजेस। बुक के पास मतलब बुक में कितने पेज हैं? 80 पेज है। ओके, 80 पेज है, या मतलब एक प्रत्येक पेज को महत्व दिया जा रहा है, प्रत्येक पेज की बात हो रही है, एवरी का आ जाएगा। इस प्रकार से आप सेंस ले सकते हो। बाकी बहुत लॉन्ग रूल है इनके, लंबी बहुत एक टॉपिक की बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। ओके, लेकिन अब मैं आपके पास इतना कम समय है तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत पहचान सके। ओके, लेट मी नो दैट ड्रेस हैज कम। अब यहाँ बताना हु वेयर और हुज का प्रयोग करना है। तो यहाँ की व्यक्ति की बात हो रही है, लेट मी नो बताओ हु हैज कम। व्यक्ति की बात हो रही है तो व्यक्ति की बात होती है, आपका हु का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेड ड्रेस आई स्विम, तो कुड आई स्विम आपका इसमें हो जाएगा। ओके, मतलब क्षमता बनाने के लिए हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ कुड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है डेड ड्रेस गॉड ब्लेस यू, तो आपका मे गॉड ब्लेस यू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इट डेड ड्रेस रेन टू नाइट, तो आपका माइट आएगा। देखिए आपका यहाँ आपका माइट आ जाएगा क्योंकि यहाँ आपके शायद की सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट है सी डेयर्स नॉट टू इट, यहाँ डेयर का साहस के लिए हम क्या है डेयर्स का यूज करते हैं। वुड यू गिव मी बुक्स, तो मैंने क्या बताया आपका क्या आ जा रहा है कि आप मुझे क्या बुक्स दे सकते हैं, तो यहाँ निवेदन की बात हो रही है तो सम का प्रयोग हो जाएगा। दे प्रेफर मिल्क टू टी, तो यहाँ मिल्क टू आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा सी इज MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इसे हमें ए एन का प्रयोग करना है, पढ़ेंगे तो एम का उच्चारण होगा, AAD से होगा, AAD यानी आपका एन का प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया आ से लेकर आ तक अगर आते हैं तो एन आएगा, का से लेकर ज्ञा तक आता उच्चारण में तो आपका आ आता है। ओके, तो इसमें आपका एन हो जाएगा। यू डेड स्टॉप स्मोकिंग, तो आपका इसमें मस्ट आ जाएगा, जिसमें हमें करना ही चाहिए। ओके, जिसमें बिल्कुल हमें जो काम है वो हमें करना ही चाहिए, उसमें हमारा मस्ट का प्रयोग करना है, करते हैं। ओके, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, आपको क्या धूम्रपान बिल्कुल बंद करना ही चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट वी आर गोइंग डेड अ मैच टुडे, तो अब इसमें हमें क्या है प्लेइंग, प्लेड, टू प्ले, इनमें चारों में से किसी का प्रयोग करना है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा टू प्ले। अब रीजन क्या होगा, तो देखिए रीजन आप यहाँ से ये समझ कर चलिए क्योंकि हमें क्या है टू प्ले का यूज होगा। क्यों होगा, देखिए आप ये आपका कंसेप्ट होता है कि जब भी एक सेंटेंस में केवल कितना एक वर्ब होगा, एक वर्ब आएगा, लेकिन यदि किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ रहे हैं तब हमारा क्या है टू का लगाकर हम दूसरा वर्ब लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा वी आर गोइंग, तो गो एक है एक वर्ब है। ओके, गो वाला एक वर्ब पहले आ चुका है, अब यहाँ प्ले वाला प्ले भी खेलना है तो प्ले भी एक वर्ब है, तो प्ले एक वर्ब आ रहा है। ओके, सेंटेंस में तो जब दूसरा वर्ब आता है तो टू लगकर आता है, तो उसमें टू वाला आपका राइट आंसर होगा। ये आप कंसेप्ट ले सकते हैं। आई हैव फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हो या मेनी फ्रेंड्स हो जाएगा। ओके, नॉर्मल ले सकते हैं, काउंटेबल फ्रेंड्स होते हैं इस प्रकार से। ही हैज नॉट गॉट डेड मनी नाउ, तो हो जाएगा एनी। अब देखिए मैंने क्या बताया, तो आपको एनी का प्रयोग तब करते हैं जब इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव है। तो हैज नॉट लिखा, हैजंट लिखा, हैजंट यानी हैज नॉट लिखा यानी एनी का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाले में एनी का प्रयोग हम अक्सर करते हैं। नेक्स्ट है ऑन अपॉन का प्रयोग करना है। द बुक इज द टेबल, तो ऑन का प्रयोग हो जाएगा। ऑन और अपॉन का अर्थ एक ही होता है, ऊपर है, लेकिन ऑन का उपयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज ऊपर तो रखी है लेकिन स्थिर हो, कोई चीज ऊपर रखी हो लेकिन स्थिर हो, तब आपका ऑन का प्रयोग करते हैं। अपॉन का प्रयोग करते हैं ऊपर ही के सेंस में करते हैं, लेकिन वो गतिशील होनी चाहिए, गतिशील होती है तब हम क्या अपॉन का प्रयोग करते हैं। द बुक इज द टेबल, जो बुक रखी है वो टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर जब बुक रखी है तो बिल्कुल शांत एकदम रखी रहेगी जहां रखी है, इसलिए ऑन आपका प्रयोग हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल से आप थोड़ा समझ जाएंगे। द लॉयन जम्प्ड द डियर,
जो लाइन है, जो शेर ने क्या है जंप किया, किसकी, जो हिरण है, हिरण के ऊपर क्या है जंप किया। जब हिरण के ऊपर जंप करेगा तो ऊपर के सेंस में यहाँ भी आपका ऑन अपॉन है, ओके। तो जब जंप करेगा तो ऊपर तो सेंस में आ रहा है, लेकिन क्या गति होगा, क्योंकि जो शेर होगा वो इस प्रकार से यूं जाएगा, किसके ऊपर जाएगा, हिरण के ऊपर कूदेगा, ओके। तो इसमें शेर क्या गति करते हुए जाएगा, इसलिए आपका अपॉन हो जाएगा। जबकि इस वाली कंडीशन में आपका जो बुक है वो स्थिर रखी हुई है, इसलिए ऑन का प्रयोग होता है। तो ऑन अपॉन का अर्थ एक ही होता है ऊपर के सेंस में, लेकिन स्थिर के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। गतिशील का अगर हमें सेंस आ रहा है तो हम क्या अपॉन का यूज करना है। नेक्स्ट है द पेन इज द बॉक्स। इसमें भी आपका वही सेंस रहता है। इनटू का मतलब होता है अंदर के लिए हम सेंस में करते हैं। तो द पेन इज इन द बॉक्स, मतलब जो पेन है वो बॉक्स के अंदर है। लेकिन इसमें अगर स्थिर हो तो आपका इन होगा, गतिशील का बोध हो तो इनटू होगा, सेम वही सेंस है। लेकिन ओके, जैसे सी जम्प्ड इनटू द बेल, ओके। आपको ओके जंप करेगा तो जंप करने में क्या है, गति आएगी, ओके, गतिशील होगी, इसलिए इसमें इनटू आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमन इज डेड मोहन एंड कुणाल। देखिए अमंग और बिटवीन का प्रयोग करना है। तो जब भी दो लोगों के बीच में बात होती है, दो लोगों के बीच में बैठने की बात होती है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जब बहुत लोगों के बीच में बैठने की बात होती है तो अमंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अमन है जो मोहन और कुणाल के बीच में बैठा हुआ है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में बैठा हुआ है, इसलिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे। यदि मैं कह देता अमन इज आपका होल क्लास, ओके, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, एमंग आएगा। एमंग में क्या है, जब संपूर्णता की बात होती है तो एमंग का आएगा। दो लोगों के बीच में बैठने की बात आती है तो आपका बिटवीन आता है। नेक्स्ट है अनुराग इज डेड द स्टूडेंट। तो अनुराग आपका इसमें अमंग आएगा, क्योंकि अनुराग बैठा हुआ स्टूडेंट के बीच में बैठा हुआ। अब स्टूडेंट के बीच यानी बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, तो इसलिए आपका अमंग आएगा। लेकिन यहाँ मोहन एंड कुणाल के बीच में बैठने की बात आ रही थी अमन के, इसलिए आपका बिटवीन है। आई होप आप समझ गए होंगे अमंग और बिटवीन का प्रयोग। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है आई अवेक डेड 4 o'clock। अब टाइम के लिए आपको क्या है, हमेशा एट का प्रयोग करना है, तो एट आपका आ जाएगा। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट प्रैक्टिस करा दिया है, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड, ओके। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिसमें पहला हमारा राम इज वेरी ब्रेव, ही यहाँ का हो जाएगा ही कैन नॉट लॉस द रेस। तो आपको इसमें आपको क्या करना है, सो दैट का प्रयोग करना है। चलिए देख लेते हैं। तो सो दैट के रूल में आपको क्या होता है, अगर वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं और दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देते हैं, अगर वेरी आपका रहता है, ओके। देखिए मैं आपको एक बार रूल बता देता हूँ सो दैट का। अगर दोस्तों आपके सेंटेंस में पहले वाले से वेरी दिया हुआ है तो वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देना है, दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है, एक ही रूल हो जाता है। यदि अगर हमें क्या है वेरी नहीं दिया हुआ है तो फिर हमें क्या कर देना है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाकर दैट का प्रयोग कर देना है, ओके। और इसके बाद दोस्तों तीसरा रूल रहता है कि अगर हमारे सपोज हमारे पास ना ही वेरी दिया हुआ है ना ही हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो फिर हमें इस स्थिति में मेन वर्ब के बाद सो लगाकर दूसरे दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिखना है, ये रूल होता है। अब यहाँ हमें वेरी दिया हुआ है तो हम वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देंगे। राम इज सो ब्रेव, फिर दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है, तो दैट ही कैन नॉट लॉस द रेस। सिंपल हो जाता है। अगर रूल आपको समझ आ गए तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सी वाज लेजी सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। इसको आपको है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ओके। अगर आप समझ गए होंगे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने आंसर सही किया कि नहीं किया, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब इसमें TOO2 का प्रयोग करना है, तो देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सो के स्थान पर क्या है TOO2 का प्रयोग कर देना है, फिर इसके बाद डेट के स्थान पर हमें TO2 का प्रयोग करना है। लेकिन जब भी हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें क्या है कैन नॉट या कुड नॉट हटा देते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट हटा देते हैं, वो जो भी इसका सब्जेक्ट दिया रहता है। देख लेते हैं। तो मोहन हो जाता है इज जाता है, सो के स्थान पर हमें TOO2 का प्रयोग करना है, फिर फैट आ जाता है, डेट के स्थान पर TO2 का प्रयोग करना है। बस इसमें आपको क्या है TO2 जब 2 का प्रयोग होता है तो इसमें आपको क्या है कैन नॉट या कुड नॉट हट जाता है। तो कैन नॉट या कुड नॉट जो भी होता है उसे हटा देते हैं। लेकिन जब ये हटेगा तो उसका सब्जेक्ट भी हटेगा, क्योंकि कैन नॉट किसके लिए लगा है, ही के लिए लगा है, तो ही कैन नॉट पूरा हट जाएगा, रन फास्ट केवल बचता है। इस प्रकार से आपका रहता है, ओके। नेक्स्ट हमारा एज सून एज का प्रयोग देख लेते हैं, नो सूनर देन का प्रयोग देख लेते हैं। एज सून एज सी सा बी सी बिगन टू बी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही उसने देखा वह क्या है रोने लगी, ओके। तो नो सूनर देन का प्रयोग करना है आपका, ओके। तो देख लेते हैं नो सूनर का देन का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो अब एज सून एज इस स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना है, तो एज सून एज के स्थान पर हम नो सूनर का प्रयोग कर देंगे। फिर जब भी नो सूनर आएगा तो नो सूनर की दोस्ती किसके साथ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ है। तो जो भी इसके साथ सेंटेंस है उसके साथ हम क्या इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो अब इसे सी सामी, सी सामी हमारा सेंटेंस है एज सून एज के साथ है, तो ये आपको इसका यूज करना है। लेकिन हम इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि नो सूनर कहता है कि हमें क्या है इंट्रोगेटिव चाहिए। तो सी सामी का हम क्या है डिड सी सी आपका मी बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। बस देन लगाकर आपको क्या कर देना है, दूसरा सेंटेंस लिख देना है। सिंपल है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नो सूनर की जो दोस्ती है वो किसके साथ रहती है, इंट्रोगेटिव के साथ रहती है। और एज सून एज जब आएगा वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ आएगा, सिंपल सेंटेंस के साथ आएगा। देख लेते हैं। नेक्स्ट अब नो सूनर डिड सी सिंग अ सॉन्ग देन दे स्टार्टेड टू
और क्लैप। अब इसमें एज सून एज का प्रयोग करना है, तो सिंपल है, नो सूनर के स्थान पर हमें क्या है, एज सून एज का प्रयोग करना है, तो हम कर देंगे। तो हमने नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग कर दिया। फिर हमारा आगे सेंटेंस डिड सी सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस इतना, तो इसको हम यूज कर देंगे। लेकिन क्या है, एज सून एज कहता है कि हमें क्या है, सिंपल सेंटेंस चाहिए, अफर्मेटिव वाला सेंटेंस चाहिए, तो ये हमारा लेकिन इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है। तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग को हम क्या अफर्मेटिव में बदलेंगे, तो सी सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। अब आपको बेसिक वाली आपको टेंस बनना चाहिए, ओके। बस आपका फिर आपको क्या है, कॉमा लगा देंगे, देन को आपको हटा देना है, क्योंकि एज सून एज के स्थान पर इसके साथ देन होता ही नहीं है, तो यहाँ कॉमा लगाकर आप क्या है, दूसरा सेंटेंस आपको पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, ही बॉट अ कार, ही वेंट टू मार्केट, एज सून एज का प्रयोग करना है, ओके। इस स्थिति में अगर आपके पास नहीं आपका नो सूनर दिया हुआ है, फिर भी आपका आ जाता है, तो एज सून एज का प्रयोग कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को लिखेंगे जिसमें काम हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या है, कार खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ेगा, तो आपका ही वेंट टू मार्केट वाला सेंटेंस पहले आएगा, ही बॉट अ कार वाला बाद में आएगा। इसमें ये चलता है कि जो काम पहले इसमें पहले काम होता है वो सेंटेंस पहले आता है, और जो उसमें काम बाद में होता है वो सेंटेंस पीछे जाता है, ओके। इस प्रकार से नेक्स्ट है, सी सा मी सी बिगन टू बी, नो सूनर इस प्रकार से बन जाएगा, नो सूनर का यूज कर देंगे। फिर हो जाएगा डिड सी, अब इसमें नो सूनर किसके साथ आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ आएगा, तो डिड सी भी हो जाएगा। फिर देन लगाकर तो दूसरा सेंटेंस आपको लिख देना है, ओके। इफ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश यू विल लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर, ओके। इसमें आपको क्या है, अनलेस का प्रयोग करना है, तो इफ के स्थान पर हम क्या है, अनलेस का प्रयोग कर देंगे। तो अनलेस का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है, इफ का मतलब यदि, अनलेस का मतलब यदि नहीं, तो इसमें नहीं वाला सेंटेंस नॉट वाला पहले ही से जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ से हम क्या है, नॉट गायब कर देंगे, फिर हमारा पूरा कंप्लीट बन जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, अनलेस हमने यूज कर दिया, और यू स्पीक इंग्लिश, ओके। यहाँ से आपको नॉट वाला हटा देना है, क्योंकि इसमें नॉट ऑलरेडी लगा रहता है अनलेस में, ओके। फिर आपका एजिटेस आ जाता है। नेक्स्ट है, अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, इसमें इफ का प्रयोग करना है, तो अनलेस के स्थान पर हम इफ का प्रयोग कर देंगे। फिर यू कॉल मी, अब जो इसमें दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट लगा है तो हम क्या है, हटा देंगे, ओके, क्योंकि अर्थ हमारा तभी बन पाएगा, ओके। इसका पहले इसमें नहीं वाला इसमें भी था, नहीं वाला इसमें भी था, लेकिन इसमें अब जब नहीं वाला हटा दिया हमने, इफ के अनलेस के स्थान पर इफ कर दिया, अब इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जब इसका अर्थ आएगा, अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, यदि आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। इफ यू कॉल मी आई विल अटेंड द पार्टी, यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा। अर्थ दोनों का एक ही, कहने का तरीका एक ही होता है, अर्थ एक ही होता है, ओके। इस प्रकार से नेक्स्ट टाइम है, हु का प्रयोग सीख लेना है, द वाई कम्स एवरी डे इज माई कजन, हु का प्रयोग करना है, ओके। किस प्रकार से इसमें करना है, या फिर यही लिख के आ सकता है, हु की जगह आपका आ जाता है रिलेटिव क्लॉज बनाइए। रिलेटिव क्लॉज किस प्रकार से बनेगा, आपको जिस भी व्यक्ति की बात होती है उसको रखना है, द वाई की बात हो रही है वो रखेंगे। फिर द वाई के साथ अगर हम क्या है, व्यक्ति है तो हु लगा देंगे, और कोई वस्तु है तो हुज लगाएंगे, तो यहाँ व्यक्ति है तो हु का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें लगना है, उसकी बात का लिखना है, कम्स एवरी डे लिख देंगे। फिर दूसरे सेंटेंस में जो बचता है उसके लिखेंगे, लेकिन हमें क्या है, जो सब्जेक्ट उसका हटा देना है, सब्जेक्ट हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगी, तो माई कजन बस बचता है, तो माई कजन आ जाएगा, इज माई कजन, ओके। तो ही आपके इसमें सब्जेक्ट बस हटा देना पड़ता है, तो इज माई कजन आपका आ जाएगा। तो द वाई हु कम्स एवरी डे इज माई कजन, ओके। इस प्रकार से नेक्स्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, द वाई इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, इसका आपको क्या है, आंसर कमेंट बॉक्स बताना है। सेम इसी प्रकार से इसमें हु का प्रयोग करना है, या रिलेटिव क्लॉज इसका बनाना है। आई राइट अ पोएम, चेंज वॉइस करना है, तो इसको वॉइस किस प्रकार से करना है, तो इसकी ट्रिक मेरी क्या है कि पीछे का आगे, पीछे वाला क्या है, पोयम है, आप पोयम है तो आप पोयम आ जाएगा। नीचे की सहायक क्रिया, नीचे की सहायता यानी ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपका हो जाएगा ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर होती है, आप पोयम के साथ इज लग जाएगा। फिर आपको करना है, आपको वर्ब लिखना है, लेकिन वर्ब का हमेशा वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है, ओके। मतलब जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ओके, तो आपका हो जाएगा राइट का हो जाएगा रिटर्न। फिर आपको बाय लगा देना है, फिर आगे का पीछे, आगे जो सब्जेक्ट है वो पीछे जाएगा, आई का जब पीछे जाएगा तो मी बन जाता है। इस प्रकार से आई पोएम इज रिटन बाय मी। अब मैं आपको आसानी से बताते जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका लंबा टॉपिक रहता है, ओके। तो मैं आपको शॉर्ट में आपको आगे समझा दूंगा, ओके। अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो जाए, फिर एक टॉपिक में आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। अभी तो मैं आपको केवल शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ओके। सी कॉल्स मी, चेंज वॉइस करना है, पीछे का आगे, तो मी है तो मी आगे जाएगा, आई बन जाएगा। नीचे की सहायक क्रिया तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपका इसके नीचे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आई के साथ एम लग जाएगा। कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना है हमको, वाई लगाएंगे, आगे का पीछे जाएगा, मतलब सी का आपका हो जाएगा हार्ड। इस प्रकार से आपका होता है, ओके। रवि हैज टेकन टी, तो इसका हो जाएगा टी हैज बीन टेकन बाय रवि, तो आपका हो जाएगा टी पीछे तो आगे आ जाएगा। हैज का नीचे का होता है आपका हैज बीन होता है सेंटेंस में, ओके। और टेंस चार्ट आपसे बनती है तो आप समझ में आ पा रहे होंगे। टेकन आपका लगाइए थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म रहेगा टेकन, वाई आपका हो जाएगा रवि। किस प्रकार से सी डज नॉट टेक टी, इसका आपको वॉइस कन्वर्ट करना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट है ही डिड इट, चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी इसमें आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डिड आपके यहाँ सहायक क्रिया नहीं है, एक मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो ही डिड नॉट डू इट आपका हो जाएगा, ओके। ही डिड नॉट, अभी डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, जबकि डू इसका डिड का क्या बन गया, डू बन गया आपका, ओके। इस प्रकार से
आगे देख लेते हैं। अब इसको आपको जमाना के लिए रहता है, तो हर पेन पुट इंक सम, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ, उसको जमाना का मीनिंगफुल सेंटेंस है। सी पुट सम इंक इन हर पेन, इस प्रकार से आपको बनेगा। बाकी दोस्तों आपकी ये और प्रैक्टिस के लिए दिए, तो इनको भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। आगे आपका एक और दिया हुआ है, तो इसको भी आपको देख लेना है। इसमें आपको हाउ मच का प्रयोग करना है। तो हाउ मच में प्रयोग में क्या करता है, द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क। ओके, तो हाउ मच का प्रयोग कर देना है। फिर जिस पदार्थ की बात होती है, मिल्क की बात होती है, तो मिल्क को रखते हैं। फिर जो भी आपको बचता है सेंटेंस द सर्वेंट गेव यू, इसको आपको क्या करना है, आपको इंट्रोगेटिव बना देना पड़ता है। तो द सर्वेंट गेव यू का आपको बन जाएगा डिड द सर्वेंट गिव यू। ओके, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना पड़ता है, ये आपका रहता है। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे है नेक्स्ट हमारा यू मस्ट वर्क यू वांट गेट जॉब। इसमें और का प्रयोग करना है, सिंपल है, दोनों को सेंटेंस को लेके और बीच में हम इसमें सेट कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है, आपके डू एज डायरेक्ट भी प्रैक्टिस करा दी है। इस प्रकार से दोस्तों हमने डू एज डायरेक्ट, आपके फिल इन द ब्लैंक्स और आपके जो आपके स्ट्रक्चर रह जाते हैं फ्लेमिंगो, पोर्स, पोएट्री और आपके विस्टास के कंप्लीट बता दिए। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।